हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई जीके क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है, तो जो आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिसमें आपको जो है हाल ही में हुए एग्जाम एसएससी सीपीओ के पैटर्न पर ही जो है तैयार किया गया है। आपको क्वेश्चंस के अलावा जो है उसकी जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जो है बताया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दूँ कि खुशवंत सिंह ने ही लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा एक बुक और लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है? तो वो है द वॉइस ऑफ गॉड। लिखिएगा, द वॉइस ऑफ गॉड जो है ये भी लिखा है खुशवंत सिंह। और यह बुक लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में। आपके ऑप्शन नंबर ए में है चेतन भगत। तो चेतन भगत का भी किताब जो है आपके एग्जाम में काफ़ी आता है। तो इनका एक फेमस बुक है रेवोल्यूशन 2020, हाल ही में लिखा है। रेवोल्यूशन 2020 जो है इन्हीं का है। और 5 पॉइंट समवन और हाफ गर्लफ्रेंड ये सब जो है चेतन भगत का है। आपके ऑप्शन नंबर 2 में है आर के नारायण। तो आर के नारायण जो है इनका एक बुक है द गाइड। देखिएगा, इसका एक बुक फेमस बुक क्या है? द गाइड करके, जो कि यह में आता है। और इसके अलावा एक और बुक है, क्या है? मालगुडी डेज। क्या है? मालगुडी डेज भी जो है आर के नारायण का। इसके अलावा एक और है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये सब है आर के नारायण का। आपके ऑप्शन नंबर डी में है विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ का बुक है बिस्टली टेल्स। क्या है? बिस्टली टेल्स। और एक है ए सुटेबल बॉय। क्या है? ए सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ का ही बुक है। तो अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्न में से कौन सा स्मारक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो इनका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार दिल्ली। तो कुतुब मीनार दिल्ली जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुतुब मीनार को छोड़कर ये तीनों जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यहाँ पर बात किया गया कुतुब मीनार का। तो बता दूँ कुतुब मीनार की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसको स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। आपके ऑप्शन नंबर ए में है लाल किला। तो बता दूँ कि 1600 लिखिएगा 1638 में जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था लाल किला। आपके ऑप्शन नंबर ई में है आगरा का किला। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो आगरा किला का निर्माण किया था अकबर ने। देखिएगा, इसका निर्माण किया था अकबर ने। कब किया था? तो 1573 में किया था। देखिएगा, 1573 में जो है आगरा किला का स्थापना अकबर ने किया था। आपके ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? आपके ऑप्शन नंबर 3 में है चार मीनार हैदराबाद। तो इसका स्थापना किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? आपको पूछा गया इनमें से कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है गंडक। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। गंडक जो है हिमालय से निकलती है और ये गंगा की जो है सहायक नदी है। आपको बता दूँ यह कहाँ से निकलती है? निकलती है हिमालय से। आपके ऑप्शन नंबर ए में है नर्मदा। तो ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। और गिरती कहाँ पर है? तो गिरती है अरब सागर में। गिरती है अरब सागर में। आपके ऑप्शन नंबर 3 में गोदावरी है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में और निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर 4 में चंबल है। तो चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपका चंबल निकलता है, ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका जनापाव पहाड़ी निकलता है मध्य प्रदेश से निकलता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है चंबल। और यह जो है यमुना में मिल जाता है। तो अगला प्रश्न है,
मेहूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपसे पूछा गया, सोचिए, मेट्टूर है, यहाँ पर जो है मेट्टूर लिखा हुआ है कि मेट्टूर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है यह स्थित है कावेरी नदी पर। तो कावेरी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध भी है। आपके ऑप्शन में कृष्णा नदी है, तो बता दूँ कि इस पर बना हुआ है श्रीशैलम बांध। देखिएगा, इस पर बना हुआ है श्रीशैलम बांध। और एक और है नागार्जुन पहाड़ी। कौन है? नागार्जुन पहाड़ी। ये दोनों बांध जो है कृष्णा पर बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 3 में है पेरियार। तो इस पर कौन सा है? इस पर है इडुक्की बांध। देखिएगा, इस पर इडुक्की बांध जो है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी है। इडुक्की बांध जो है यह कहाँ पर है? तो यह है केरला में, और यह बना हुआ है पेरियार पर। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आपको बता दूं कि महादेव गोविंद रनाडे जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक में से एक हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही उत्तर है। आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुराम, आरजी भंडारकर और गोविंद रनाडे के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही उत्तर है। आपके ऑप्शन नंबर 4 में है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन नंबर 3 में है आर्य समाज। तो इसकी स्थापना जो है 1875 में महाराष्ट्र मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में किया गया था। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत जो है मीठा जल है? तो मीठा जल है 2.7%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 2.7% जो है मीठा जल है। तो यहाँ पर बात क्या है मीठा का? तो जान लीजिए कि भारत का जो है कौन सा झील जो है मीठा पानी का झील है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वह है वुलर झील। देखेगा, वुलर झील जो है ये भारत का मीठे पानी का झील है और यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो अगला प्रश्न है, मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? क्वेश्चन है, मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है इंदर कुमार गुजराल का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आपको बता दूं कि मेंटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है इंदर कुमार गुजराल का आत्मकथा है। इंदर कुमार गुजराल जो है भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। तो आपके ऑप्शन नंबर में है पीवी नरसिम्हा राव। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जान लीजिए कि भारतीय आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है। देखिएगा, भारतीय आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय आर्थिक सुधार के जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव के, और ये जो है भारत के 10वें पीएम थे। तो अगला प्रश्न है, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोज्जो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? आपसे पूछा गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोज्जो जो है निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं कोंकणी भाषा के। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दामोदर मोज्जो जो है इन्होंने जीता है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो जीते हैं 56वां पुरस्कार वो है नीलमणि फुकन। तो नीलमणि फुकन जो है वे थे असमिया भाषा के। देखिएगा, 56वां जो जीते हैं नीलमणि फुकन, तो नीलमणि फुकन जो है वो जीते हैं असमिया भाषा के लिए, और दामोदर मोज्जो जीते हैं कोंकणी भाषा के लिए। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी जो है निलंबित नहीं की जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आपातकाल जो है कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होता है? तो निलंबित नहीं होता है अनुच्छेद 20 और 21। तो आर्टिकल 20 और 21 यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 20 और 21 में कि
आर्टिकल 20 में क्या है, तो आर्टिकल 20 में है अपराध के लिए सजा के संबंध, और 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है संरक्षण। ये दोनों जो है आपातकाल लगने के बाद भी जो है निलंबित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है आपातकाल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आप बता दूँ कि आपातकाल जो है भारतीय संविधान में लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। देखिएगा, आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और भारत में जो है 3 प्रकार का आपातकाल होता है। तो पहला है 352 में, कौन कौन है, 352, 356 और 360। तो आपको 352 कौन है, तो 352 में जो है ये लगाता है राष्ट्रपति, जो कि पूरे भारत या किसी खास क्षेत्र में लगाता है। जान लीजिए 352 जो है राष्ट्रपति के द्वारा पूरे भारत या किसी खास क्षेत्र में लगाया जाता है युद्ध की स्थिति बनने पर। देखिएगा, युद्ध की स्थिति बनने पर लगाया जाता है 352 किसी खास क्षेत्र या पूरे भारत में। और अगर बात करें 356 का, तो 356 जो है ये क्या है, तो ये लगता है राष्ट्रपति शासन। ये लगता किस राज्य में, ये जो है किसी राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन, तो ये इसमें जो है 356 है। और बात करें 360 का, तो 360 जो है यह संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। यह संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है 2007 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की अध्यक्ष की वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक, कौन है, प्रियंक कानूनगो। कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको जो है इस चैनल पर मिलने वाला है, आपका वीडियो का एनालिसिस मिलने वाला है। कल से जो एग्जाम होने वाला है उनका एनालिसिस आपको जो है इस चैनल पर मिलने वाला है, जीके का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है, वित्तीय बैंकिंग सुधार का संबंध जो है किस समिति से है। तो वित्तीय बैंकिंग सुधार का संबंध जो है यह है नरसिम्हन समिति से। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 1991 में जो है नरसिम्हन समिति के द्वारा जो है बैंकिंग सुधार का संबंध इन्हीं से है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है एम.एन. गोयरोपिया। तो एम.एन. गोयपोरिया का संबंध जो है बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी में है दामोदरन समिति। तो दामोदरन समिति का संबंध जो है बैंकिंग सेवा में सुधार यानी रिपोर्ट के संबंध से जो है जुड़ा हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी जोड़ो परियोजना जो है किस क्रांति से संबंधित है। तो ये संबंधित है अमृत क्रांति से। ऑप्शन नंबर 25 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना। आपकी ऑप्शन नंबर 2 में है श्वेत क्रांति। तो ये संबंधित है दूध से, ये संबंधी है दूध से। ऑप्शन नंबर 3 में है हरित क्रांति। तो ये संबंधी है, तो ये संबंधित है खाद्य से। और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। देखिएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। आपके ऑप्शन नंबर 4 में क्या है लाल क्रांति। तो ये संबंधित है मांस और टमाटर। देखिएगा, लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। विंबलडन ओपन 2022 में जो है पुरुष का खिताब जीता है, तो ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच में। अगर बात करें इसी में महिला में जीता है, तो इसमें महिला में जीता है एलेना रिबाकिना। देखिएगा, विंबलडन ओपन 2022 में जीता है, पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच। अगर बात करें महिला में, तो महिला में जीता है एलेना रिबाकिना। दोस्तों अगर बात करें यूएस ओपन का, दोस्तों अगर बात करें यूएस ओपन का, तो इसमें जीता है पुरुष के लिए किसने, तो इसमें जीता है पुरुष के लिए सी अल्काराज। ठीक है, सी अल्काराज जीता है यूएस ओपन पुरुष में। और अगर बात करें महिला में, तो महिला जीता है यूएस ओपन के लिए इगो स्विटेक। देखिएगा, इगो स्विटेक जो है ये जीता है यूएस ओपन के लिए महिला खिताब और साथ ही
फ्रेंच ओपन में भी जो है महिला खिताब जीता है ईगो स्विटेक ने। ठीक है, ईगो स्विटेक ने यूएस में महिला के लिए और फ्रेंच में महिला के लिए जीता है ईगो स्विटेक ने। और दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो उसमें जीता है पुरुष के लिए राफेल नडाल। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो उसने पुरुष जीता है राफेल नडाल और जीता है महिला के लिए एशले बार्टी। ये जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अगर बात करें फ्रेंच में, तो फ्रेंच में पुरुष के लिए जीता है राफेल नडाल और महिला के लिए जीता है ईगो स्विटेक। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 27वां महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है? तो वर्तमान में जो है भारत के 27वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए हैं भारती दास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। भारती दास जो है भारत के 27वां सीजीए है। दोस्तों अगर बात करिए सीएजी का, दोस्तों अगर बात करिए सीएजी का यानी नियंत्रक एवं महालेखक का, तो ये कौन है? तो ये वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगर बात करिए दोस्तों सीएजी का, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये किस नंबर के हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये 14वें है। ठीक है, ये जो है 14वें नंबर के हैं सीएजी और ये है सीजी। आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सीजी कौन है? तो भारती दास हैं। और बात करिए सीएजी का, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। आपके ऑप्शन नंबर सी में है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार कौन है? आप सबको पता होगा कि राजीव कुमार जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। और किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी में है DY चंद्रचूड़। तो ये कौन है? तो ये वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के कौन है? वर्तमान भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और किस नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के हैं। ये जो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किस राज्य सरकार का है? आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है किस राज्य सरकार का है? तो ये है राजस्थान सरकार का। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ये योजना जो है राजस्थान में किसान के लिए जो है बिजली बिल के लिए 1000 रुपये प्रति माह जो है किसान को दिया जाएगा। और एक और योजना है राजस्थान सरकार का, तो वो है मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना भी जो है राजस्थान सरकार का ही है। आपके ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़ सरकार। तो इनका कौन कौन इंपॉर्टेंट है? एक है बाजरा मिशन, एक है बाजरा मिशन, और दूसरा है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, और दूसरा है गार्बेज कैफे। ये सब है छत्तीसगढ़ सरकार का। आपका ऑप्शन नंबर 3 में है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार का है जल जीवन हरियाली और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ये जो है बिहार का है। अगर बात करें केरल का, तो केरल का है 1 स्कूल 1 IS। ठीक है, 1 स्कूल और 1 IS जो है ये है केरल का। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही उत्तर है। NRSC का मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 2008 को किया गया था। आपके ऑप्शन नंबर 2 में बेंगलुरु है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो बेंगलुरु में जो है इसरो इसरो का हेडक्वार्टर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का जो है हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। साथ ही फ्लिपकार्ट का भी जो है हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आपके ऑप्शन नंबर 3 में मुंबई है। तो मुंबई में जो है RBI का हेडक्वार्टर जो है ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। आपके ऑप्शन नंबर डी में कोलकाता है। तो कोलकाता याद रखिएगा, मेट्रो रेलवे जोन का केंद्र जो है कोलकाता में ही स्थित है। तो आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह जो है निचली अदालत से अपील की सुनवाई कर सकता है। ये सही है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के विभिन्न रीट जारी कर सकता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है कि यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है। ये भी सही है, ये भी करता है। ऑप्शन नंबर डी में है यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। ये गलत है, ये जो है गलत है। तो उसने बोला गया है कौन कथन जो है सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है
कि कोणार्क मंदिर जो है किस शैली का उदाहरण है। आपसे पूछा गया है कोणार्क मंदिर जो है किस शैली का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है कलिंग शैली का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही उत्तर है। और यह जो है स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। देखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कलिंग शैली का एक मंदिर है और यह जो है स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। और ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है पुरी उड़ीसा में। यह स्थित है पुरी उड़ीसा में और इसका निर्माण जो है नरसिंह देव बर्मन का, इनका निर्माण जो है नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है, तो हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। और जारी कौन करता है, इससे जारी कौन करता है, तो जारी करता है वित्त मंत्रालय। जारी करता है वित्त मंत्रालय और हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। इसके अलावा जितना भी नोट होता है उस पर होता है गवर्नर का, उस पर होता है गवर्नर का, और जारी करता है RBI। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडिशन के बीच जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था चंदेल वंश के शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही उत्तर है, चंदेल वंश के शासक ने। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और ये कहाँ स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और यह जो है नागर शैली, लिखिएगा, और यह जो है नागर शैली से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर जो है नागर शैली का उदाहरण है। आपके ऑप्शन दिया है पाल वंश, तो बता दूं कि पाल वंश राजा जो है धर्मपाल, लिखिएगा, पाल वंश राजा धर्मपाल ने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने ही कराया था। दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।